जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। हेलो एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट अनप्लग्ड अमृता में। और मैं अपने पॉडकास्ट में बात करूंगी मेरे दिल से आपके दिल तक पहुंचने वाली। तो बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका मेरे पॉडकास्ट अनप्लग्ड अमृता में। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला, उसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम बात करेंगे ऐसी जो आपके दिल से निकले और लोगों के दिल तक पहुंचे। तो इसी कड़ी में सबसे पहले जो बात होती है कि मुकेश हिसारिया एज अ मुकेश हिसारिया क्या हैं और उनके बारे में ऐसी अनकही बातें, ऐसी अनसुनी बातें जो अभी तक किसी ने सुनी नहीं, वो आज हम अपने पॉडकास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले मुकेश जी मैं जानना चाहूँगी आपके बेसिक बैकग्राउंड के बारे में। आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी परवरिश, आपके मदर फादर, इसके बारे में तो सबसे पहले आप बताएं अपने बारे में। देखिए, आप अपनी क्रिएटिविटी के लिए जानी जाती हैं और आज आप एक नई शुरुआत कर रही हैं। लगातार हम लोग देख रहे थे कि हर चीज़ आप अंजाम तक पहुंचाती हैं और आज आपने एक नई शुरुआत की है। सबसे पहले हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और खूब ये पॉडकास्ट आपका खूब चले और ये हमारी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना होगी कि आपके माध्यम से लोग वैसे लोगों को के बारे में जानें, उनके बारे में समझें, उनकी बातों को प्रेरणा के रूप में लें। और आपने कहा कि मेरे आज आपने बुलाया, इसके लिए हृदय से आभार है आपका। और मेरा जन्म हुआ था झुमरी तिलिया। अच्छा। उस समय बिनाका गीतमाला में बहुत चलता था और 1972 में 12 फरवरी को मेरा जन्म हुआ था। और संयोग से होली फैमिली हॉस्पिटल है झुमरी तिलिया में, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। हजारीबाग में है और उस समय बिहार था, अब झारखंड में है। और संयोग से 2000 में जब मेरी शादी हुई और जब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी का जन्म भी उसी हॉस्पिटल में हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया कोइंसिडेंस। तो वहाँ से जन्म के बाद हमारे पिताजी 6 महीने की मेरी उम्र थी, तो उस जगह से पटना आए कुछ बड़ा करने के इरादे से। उन्होंने यहाँ पे एक जेठमल भोजराज करके टेलरिंग शॉप था, वहाँ पे उन्होंने नौकरी शुरू की। अच्छा। और वहाँ से मेरी सारी उसके बाद से मैं लगातार पटना में रहा हूँ माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ। और वहीं से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। स्कूली शिक्षा मेरी पटना में ही हुई है। राजेंद्र पब्लिक स्कूल एक है, वहाँ से मैंने शुरुआती पढ़ाई की और उसके बाद आगे की पढ़ाई राममोहन राय सेमिनरी से की और कॉलेज की पढ़ाई वाणिज्य महाविद्यालय से मैंने की है। चलिए, बहुत बढ़िया। और मुकेश ये बताइए कि आपके फादर, इसका मतलब है कि एक जॉब करते थे, काम करते थे, और आपकी मदर हाउसवाइफ होंगी। अच्छा, और ये बताइए मुकेश जी कि उसके बाद जब करियर आपका शुरू हुआ, फिर आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 2 मार्च 2000 को हुई और शादी पटना में ही हम लोगों ने मेरी हुई और यहीं से मेरी शादी के बाद की लाइफ शुरू हुई। अरेंज मैरिज हुई, लव मैरिज हुई? देखिए, शादी अरेंज मैरिज थी हमारी और हम शुरू से मैंने चूँकि माता पिता ने बहुत स्ट्रगल किया है और हम लोगों को बड़ा करने में काफ़ी अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया है, तो कोई ऐसा काम हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था कि पिताजी को कोई तकलीफ़ नहीं हो, तो हम लोगों ने उसी का पालन किया। और कई बातें होती थी शादी को लेके, तो मैंने अपनी माँ और बहनों को कहा हुआ था कि जो भी लड़की आपको पसंद करना है वो आप पसंद कर लीजिए, हम लोग आराम से माँ बाप की भावनाओं का ख्याल रखा आपने। कितने भाई बहन हैं आप लोगों के? हाँ, 2 भाई 2 बहन हैं। अच्छा। एक भाई मेरे राजस्थान में रहते हैं और एक बहन उसकी की शादी हो गई। हाँ, दोनों की फॉरबिसगंज में एक है, एक रामगढ़ झारखंड में है। अच्छा, तो आपकी पत्नी की स्कूलिंग वगैरह भी यहीं से हुई? नहीं, पत्नी की स्कूलिंग झुमरी तिलिया में हुई है। अच्छा। और विनोबा भावे कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। ओके, आपके बच्चे कितने हैं? 2 बेटी है। बड़ी बेटी इशिका है, वो अभी रिसेंटली फर्स्ट अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी है। बहुत बढ़िया। दूसरी बेटी सिद्धि है और वो अभी सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता से CA की पढ़ाई कर रही है। बेटा है, वो अभी यहाँ DPS में पढ़ रहा है। अच्छा, बेटा किस क्लास में पढ़ता है अभी आपका? 5th में। छोटा है। हाँ। अभी
चलिए, तो बहुत अच्छा आपने परवरिश दिया अपने बच्चों को कि बच्चे एक ही बार में सेट हो गए। और मैं ये जानना चाहती हूँ मुकेश जी कि ऐसे पारिवारिक बैकग्राउंड के होने के बावजूद जब आपके पिता खुद एक जॉब में रहे और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, तो फिर ये आपको एकदम से आपने कौन सा प्रोफेशन चुना अपने लाइफ में, रोजी रोजगार के लिए आपने कौन सा प्रोफेशन चुना? देखिए, जन्म के बाद से जब पटना हमारे पिताजी आ गए थे, तब से लगातार हम लोगों ने उनके संघर्ष को देखा है। उस संघर्ष के बीच में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया है। और स्थितियां ऐसी थी कि स्कूल के फीस देने के लिए माँ बाबू जी को बहुत तकलीफ होती थी। तो उस समय मैंने शुरुआती दौर में ही एग्रेसिवली मैंने बाल मंडली आकाशवाणी में कार्यक्रम होता था। अच्छा। उसमें जाते थे। फिर घरौंदा करके शुक्रवार को आकाशवाणी में कार्यक्रम होता था। उससे मैं अपनी स्कूल की फ़ीस और बहनों की फ़ीस कार्यक्रम के जरिए निकालता था। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने स्पोर्ट्स पे आर्टिकल, स्पोर्ट्स मेरा पसंदीदा विषय था। अच्छा। तो स्पोर्ट्स पे आर्टिकल लिखता था। तो जिसके जरिए मतलब कुछ पैसे आ जाते थे। कुछ पैसे आ जाते थे जो पढ़ाई लिखाई में हम लोगों के काम आता था। और 1987 में आपको बताते हैं कि उस ज़माने में मुझे शौक़ था क्रिकेट का स्कोर कार्ड रखने का। अच्छा। मतलब लोगों के रिकॉर्ड रखते थे जी। तो मैं यहाँ एक प्रतिष्ठित अखबार है, बिहार का सबसे बड़ा अखबार है हिंदुस्तान अखबार, उसके एडिटर के पास गया और मैंने कहा कि उस समय रिलायंस वर्ल्ड कप चल रहा था 1987 का। अच्छा। तो मैंने एडिटर साहब को डायरेक्ट कहा कि एडिटर साहब, शाम के टाइम में जब मैच ख़त्म होगा तो मैं एक कॉलम आपको लिख के देना चाहता हूँ। अच्छा। जिसमें उस दिन का जो मैन ऑफ द मैच होगा जी, उसका पूरा डाटा उस दिन तक का रहेगा। अच्छा। और लगातार 30-35 दिन तक वो डाटा उन्होंने बोला आप कर पाएंगे। अच्छा। तो हमने कहा कि हम पूरा प्रयास होगा कि उसमें कोई कमी नहीं रहे। शाम को 5 बजे 6 बजे जैसे ही मैच ख़त्म होता था 20 मिनट 25 मिनट लगता था घर से पैदल जाने में। और उसके बाद क्या हुआ कि कई ऐसी चीज़ें उस दरमियान हुई जो मुझे मतलब आज भी याद है। उस ज़माने में कई बार हम लेट पहुंचते थे एडिटर साहब के पास, तो एडिटर साहब कुछ बोलते नहीं थे, वो लगातार मतलब प्रोत्साहित करते थे। उसी बीच मेरे एक दोस्त से रहा नहीं गया, उसने मुझे 75 रुपये में एक साइकिल दी थी। अरे वाह! कि तुम ये साइकिल ले लो। और इस साइकिल से ये मतलब आप वहाँ जाते थे, लेकर वहाँ जाते थे, उनको देते थे। तो ये सब चीज़ों के बीच से जब 35 दिन के बाद जब पहला चेक आया था हिंदुस्तान अखबार से 1500 रुपये का चेक आया था। उस ज़माने में बड़ी बात होती थी। और वो 1500 रुपये से मतलब आपको बताया कि वो 1500 आज 15 करोड़ के बराबर है। सही बात है। और उस पैसे की जो खुशी है वो आज करोड़ों में नहीं हो सकती है। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब आपने शुरू से ही संघर्ष अपना जारी रखा। और आप बड़े थे भाई बहनों में? नहीं, हमसे बड़े एक भाई हैं, राजेश हिसारिया हैं, वो राजस्थान में हैं। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश उनका पिछले साल एक हार्ट ऑपरेशन के दरमियान उनको ब्रेन स्ट्रोक आया है। लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड है। अच्छा। और तभी वो बेड पर हैं? बेड पे हैं और राजस्थान में हैं। और हम लोग लगातार बातचीत करते रहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। 1.5 से 2 महीना वो वेंटिलेटर पे थे। ईश्वरीय कृपा से अभी वो स्टेबल हैं और चीज़ों को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, चलिए, तो बहुत अच्छी बात। मतलब मैं अगर आपकी बात सुन रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि संघर्ष आपके लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट रहा है। तो मुकेश जी, ऐसे समय में जब रोजी रोटी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, फिर समाज सेवा का ख्याल कैसे आया आपको? देखिए, चूँकि मैंने संघर्ष को जिया है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता था कि जो चीज़ हम लोग जिस चीज़ से तकलीफ़ में रहे हैं तो सामने वाले की पीड़ा भी हम लोगों को अपनी पीड़ा समझ में आने लगी। तो ऐसा कुछ नहीं था कि हमको समाज सेवा ही मतलब हर व्यक्ति को वैसा काम जो ज़रूर करना चाहिए जो उसको अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। चूँकि संघर्ष को जिया है तो मुझे लगा कि अगर किसी दुखित चेहरे पे, पीड़ित चेहरे पे अगर मुस्कान लाने में कहीं भी 1% भी अगर योगदान हम लोग दे पाए तो वो जो खुशी देगा वो उससे बड़ी खुशी हो नहीं सकती। मतलब वो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात होती है कि अंदरूनी आपको खुशी होती है किसी को मदद करके। और कई मरतबा हम लोगों ने उस ज़माने में संघर्ष के दिनों में देखा कि अगर आप मतलब किसी को कुछ अगर एक गिलास पानी पिला देते हैं या किसी नेत्रहीन को सड़क पार करवा देते हैं तो उनके चेहरे पे जो खुशी होती है ना
वो खुशी लगातार एक्टिवली ऊर्जा बढ़ाने का काम करती थी। उस खुशी के का फिर एक और आप फील करेंगे कि अगर आपने किसी की मदद की है नॉन इंटेंशनली, कोई इंटेंशन नहीं रहा हो, तो वो जो आपको पूरा दिन जो आपको अच्छा फील कराता है वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है आपके लाइफ में ग्रो करने के लिए। तो समाज सेवा शायद इसीलिए लोगों को पसंद आता है कि आपके चेहरे पे भी एक स्माइल आता है जब आप सामने वाले के चेहरे पर स्माइल लाते हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि कई मरतबा जब हम लोग संघर्ष को जी रहे थे, उस बीच अगर आप किसी की मदद कर रहे थे तो ईश्वर के कैमरे में आपकी सारी एक्टिविटी नोट हो रही है और ईश्वर कई गुना ज़्यादा खुशियाँ आपके परिवार को देता है, आपके खुद के लिए देता है, आपके कैरियर के लिए देता है। और इन सब चीज़ों का मिश्रण है कि आज व्यवसाय करते हुए ईश्वर हम लोगों से समाज सेवा में काम करवा रहा है। अच्छा मुकेश जी, जब आपने ये चुनाव किया, आपने जब चुना विषय अपना जिसमें कि ब्लड डोनेशन पे काम करना आपने चूज़ किया, तो क्या मुख्य विषय आपने यही चुना कि मुझे ब्लड डोनेशन पर काम करना है क्योंकि लोग आपको ब्लड मैन के नाम से जानते हैं? तो क्या स्पेशली कुछ सोच कर किया या बस ऐसे ही होता चला गया? चीज़ें ऊपर से लिखी हुई हैं। अच्छा। और ऐसा कुछ सोच के नहीं किया कि क्या काम करना है, कैसे करना है। भगवान अपने मैसेंजर को फाइनल कर लेते हैं। 1991 में मुझे एक प्राइवेट जॉब में जब मैं काम कर रहा था, उसी समय मुझे जाना पड़ा CMC वेलोर में मदर के ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा। और वहाँ डॉक्टर BS रामाकृष्णा हैं जो एशिया के सबसे बड़े गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं जी। और उनका मैसेज था कि आपकी माँ को मतलब ऑपरेशन के टाइम पे हो सकता है उनका देहांत हो जाए। अच्छा। तो मैं घबराया और फिर भी मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब आपको जो उचित लगता है आप वैसा कर लीजिए। तो वहाँ मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था। फिर मैंने अचानक से 19 साल की उम्र थी जी। चूँकि माँ का जो वार्ड था CMC वेलोर जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है और जो जहाँ से हम जैन धर्मशाला में रुके हुए थे, वहाँ जाने के रास्ते में ब्लड बैंक पड़ता था जी। तो दिन में 10 बार आ रहे हैं तो कोई ना कोई, चूँकि हिंदी भाषी लोग वहाँ ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाने जाते थे तो उनकी पीड़ा को लगातार देखने का मौका मिलता था जी। तो अचानक से मैं मंदिर में गया और मैंने वहाँ भगवान के सामने कहा कि अगर मेरी मदर ठीक हो जाएगी तो मैं अपने खून का दान करूँगा। अच्छा। और संजोग से वो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर साहब बाहर आए, डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी माँ बिल्कुल ठीक हैं और हाथ का एक हिस्सा काट के अलग करना पड़ा है, उसको जोड़ दिया है। ये कोई तीसरी शक्ति का कमाल है कि ये ऑपरेशन, इस तरह का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। तो फिर संजोग से विश्वास और बढ़ा भगवान के ऊपर। तो पहली बार मैंने वहाँ ब्लड डोनेशन किया और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि साल में 2-3 बार ब्लड डोनेशन करूँगा। और खुद के ब्लड डोनेशन के लिए, चूँकि गोविंद मित्रा रोड में दवा दुकान थी मेरी और मैं अपने आपके लिए आसान था थोड़ा उस अप्रोच। तो मैं सुबह दुकान से आधे घंटे पहले जाता था जब ब्लड डोनेशन करना होता था, जन्मदिन के दिन, मदर के जन्मदिन के दिन, पिताजी के जन्मदिन के दिन। तो मैं जब जाता था तो PMCH में जाके ही ब्लड डोनेशन करता था जी। इसके अलावा कहीं नहीं करता था। वहाँ से कई ऐसे बच्चे जो कई बार दोबारे तिबारे नज़र आ जाते थे और जब वहाँ पे मैं जब ब्लड डोनेशन करता था तो जब वहाँ के लोगों की पीड़ा को महसूस करना शुरू किया तो फिर मैंने हफ्ते में 2-3 दिन जाना शुरू कर दिया और फिर अपने दोस्तों के माध्यम से कहा कि भाई इनकी पीड़ा को, ब्लड की कमी को कैसे हम लोग, मतलब आपने लोगों से बात करनी शुरू की कि हम लोग कैसे इसको मिलकर कर सकते हैं, इसको मिलकर कैसे इसको अंजाम तक पहुंचाएं कि जो बाहर से आया हुआ है और बिहार का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल में ब्लड की कमी की वजह से परेशान है, तो कैसे उसको मैनेज किया जाए। क्योंकि उस ज़माने में लोग बोलते थे कि पैसा ले लीजिए लेकिन खून मत लीजिए जी। एकदम सही बात है। तो अवेयरनेस नहीं थी। इवन मेरी माँ भी मुझे मना करते थे कि तुम्हारे शरीर में बहुत ज़्यादा खून है। हाँ, और वो कहते थे कमज़ोर हो जाएगा अगर खून देगा। तो उस दिन, जिस दिन मुझे ब्लड डोनेशन करना होता था, उस दिन माँ को मैं बताता नहीं था और उस समय तक घर नहीं जाता था जब तक कि बैंडेज हटता नहीं था। नहीं हट जाता था। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके जरिए ब्लड डोनेशन की तरफ झुकाव हुआ। और ब्लड, ये कब की बात आप बता रहे हैं मुकेश जी, कौन सा समय रहा? ये 1991 से लेकर 2005 तक यही चलता रहा जी। उस वक्त अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल नहीं। तो फिर ये धीरे धीरे कैसे लोगों के अंदर ब्लड डोनेट करने का ये अवेयरनेस हुआ? क्या सरकार ने कुछ कार्यक्रम चलाए? नहीं, कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं था और कभी कोई मकसद नहीं था कि मुझे ऐसा करना है। हम लोगों ने, चूँकि गोविंद मित्रा रोड में दवा दुकान थी, एक मतलब 2006 की बात है,
एक बच्चा आ गया, सुबह सुबह दुकान खोला था मैंने, और वो बच्चा रोने लगा कि एक यूनिट बी पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है, अगर नहीं ब्लड मिलेगा तो मेरी माता जी का देहांत हो जाएगा। वो दरभंगा से आया हुआ था जी। अब मुझे चूंकि दुकान में सुबह के टाइम कस्टमर रहता है, मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं, और उस समय ऑर्कुट चलता था। अच्छा, ऑर्कुट, हाँ, यस यस। मैंने ऑर्कुट पे उस मैसेज को डाल दिया। अच्छा। उसमें जितने दोस्त थे सब, उसमें से 80% लोग नाराज़ हो गए कि इंटरटेनमेंट साइट है और इस पे हम लोग शौकिया करते हैं, और इस पे तुम ये सुबह सुबह खून के बारे में क्या डाल दिया। अच्छा, ये भी होती थी एकदम बिल्कुल सारे लोग, 80% से ज़्यादा लोग नाराज़ हो गए। उसी में एक दोस्त था, राजेंद्र नगर में रहता था, संजय, वो उस मैसेज पे चला गया ब्लड डोनेशन करने के लिए। अच्छा। और 2-3 दिन के बाद जब उनकी माता जी ठीक हुई, वो आके आपके पैर छू रही हैं, तो उसके बाद लगा कि कम से कम हम लोग को कुछ ऐसा करना चाहिए। और चूंकि आपके ऑर्कुट के मैसेज पे कोई व्यक्ति जाके ब्लड डोनेशन कर रहा है, तो हम लोगों ने वहीं से डिसाइड किया कि इसी को माध्यम बनाया तो जाए। आपने और आपके वो जो फ्रेंड जिन्होंने डोनेट किया था, उनसे ही शुरुआत हुई। एक बार के लिए आप इसको ये मान सकते थे कि ऑर्कुट माध्यम बना। संजय जी ने उस मैसेज को ब्लड डोनेशन के रूप में तब्दील कर दिया, अपना खून दिया, और हम लोग सिर्फ माध्यम बन गए। और यहीं से आपने पूरे बिहार को इंस्पायर किया कि ब्लड डोनेशन होना चाहिए। नहीं, उसके बाद क्या किया कि फिर हम लोग के पास जैसे भी मैसेज, मान लिया हफ्ता में 2-3 दिन जाते थे, अगर कोई ज़रूरत हुआ फिर ऑर्कुट पे डालते थे, तो फिर लोग तो जो 80% नाराज़ थे उसमें से पॉजिटिविटी आने लगी। जब उस डोनर का फोटो डालते थे हम लोग कि आज संजय जी ने किसी की ज़िंदगी बचाई है, आज फलाना डोनर, फिर वो लोगों के अंदर भावना, फिर लोगों को लगा कि हर व्यक्ति के अंदर में एक भाव होता है कि उसकी फोटो भी आए। सही। तो हम लोगों ने उस जमाने में इसको इस तरह से प्रमोट किया कि आज आपकी फ़ोटो डाल दी डोनेशन करते हुए, और जो पीड़ित है उसके चेहरे पे जो मुस्कान आती थी, वो जो डोनर है उसके, और जो उसमें माध्यम है उससे बड़ी मुस्कान। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि चैलेंजेस बहुत आए इस काम को करने में, लेकिन ये काम धीरे धीरे अपने रास्ते, मतलब 2006 के बाद पिक्चर बदलने लगी। 2006 के बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग अब एक ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे। तो हम लोग, चूँकि बिहार के सबसे बड़े सरकारी ब्लड बैंक में, उस समय कई दोस्तों ने कहा कि भाई यहाँ तो सरकारी ब्लड बैंक में ब्लड बिक जाता है, 50% से ज़्यादा ब्लड बिक जाता है। तो हम लोग के दिमाग में था कि अगर 50% बिक जाता तो 50% तो जनवी को मिल जाएगा। सही बात है। तो हम लोगों ने, अगर मान लीजिए 10 यूनिट 20 यूनिट का डोनेशन बहुत होता था, 10 यूनिट 20 यूनिट का डोनेशन किया, तो हम लोग ये समझते थे कि 10 यूनिट तो सही आदमी के हाथ में मिलेगा। क्योंकि हमारे पास, हम लोग उसकी तरफ कभी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि कौन ब्लड बेच रहा है, क्या बेच रहा है। हम लोगों ने सिर्फ डिसाइड किया कि हम लोग अपना कर्म करते रहेंगे, और उस कर्म के बदौलत ये एक मुहिम बन गई। और जिस मुहिम के बल पे आज आपको फिर पता आपने माँ ब्लड बैंक की स्थापना आपकी पूरी टीम ने मिलकर की, जो लोग आपके सपोर्ट साथ खड़े हुए। फिर देखिए, उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा भाभी। उसमें दिक्कत यहाँ आने लगी कि जब हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप करते थे, उसमें मान लीजिए किसी ने ब्लड डोनेट किया, और संजोग से उनके परिवार को जब जरूरत हो तो वो ग्रुप पीएमसीएच में मिलता नहीं था। फिर उस दरमियान जब हम लोग पीएमसीएच जाते थे, तो वहाँ कई ऐसे बच्चे थे जो हमेशा नज़र आ जाते थे हर 15-20 दिन में। तो हम लोग पूछते थे कि इसको क्या है कि इसको हर बार ब्लड चढ़ाने की जरूरत, जबकि ब्लड देने का ड्यूरेशन शायद 3 महीने का होता है। नहीं, हम लोग जाते थे, घूमते थे लोगों की, तो वहाँ पे कई ऐसे बच्चे मिल जाते थे जो छोटे नन्हे बच्चे, जिनको लगातार दूसरे-तीसरे दिन हम लोग तीसरी बार 15 दिन में देख लेते थे। क्यों वहाँ पे दिखते थे? तो वो पता चला कि हम लोगों को पता चला कि उसको थैलीसीमिया है। अच्छा। तो थैलीसीमिया के बच्चों से मिलने के बाद, उनकी माताओं की पीड़ा को देखने के बाद, उसमें कई ऐसे बच्चे मिल गए जिसके पिताजी ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया कि तुमने जन्म दिया, तुम समझो। और जब बच्चे वहाँ आते थे, जब उसको छोटे नन्हे बच्चों को पूछते थे कि बेटा तुम लोगों ने नाश्ता किया क्या? बोला अंकल मुझे थैलीसीमिया है, आज नाश्ता का नहीं, आज ब्लड चढ़ाने के दिन है। 14 दिन के बाद, आज के बाद तो मैं 14 दिन तो नाश्ता करूंगी, तो ब्लड मेरे आज मिल रहा है, ये तो टेंशन कम हुआ। उनकी माता से पूछते थे, उनके पिताजी या जो आते थे उनके नाना जी या जो भी बच्चों के, तो आप लोग का आज तो टेंशन खत्म हुआ। तो उनका कहना होता था कि ब्याज की तरह दिन गुजर रहा, कल से फिर लगेगा कि 14 दिन के बाद कौन आएगा, 14 दिन के बाद कौन आएगा देने के लिए। तो ये सब चीजें ऐसी थी लगातार। मतलब न सिर्फ ब्लड डोनेशन पर आपने अवेयरनेस किया, बल्कि थैलेसीमिया के लिए भी फिर आपने कई लोगों ने कहा कि थैलेसीमिया
के बारे में कहाँ से पता चला? तो थैलेसीमिया के बारे में कुछ पता नहीं था। हम लोग जाते थे, एक बच्चा लगातार हर 15 दिन, हर 2 महीने में आपको लगातार नज़र आ रहा है कि भाई इसकी ये आता है, ब्लड क्यों आता है ये बच्चा? तो उस समय फिर बच्चों की पीड़ा को महसूस किया हम लोगों ने, और फिर हम लोग उन बच्चों के लिए लड़ाई करने के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में गए, जनता दरबार में। आपने कई बार मुख्यमंत्री जी के यहाँ अनुरोध किया कि मतलब इसको 2017, 18, 2019 और 2020 में लगातार 4 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लोक संवाद और जनता दरबार में उनके तरफ से आमंत्रण मिला, और उस पर बड़ी संजीदगी से उन्होंने इस चीज़ों को सुना और थैलेसीमिया का 4 डे केयर सेंटर बनाया। थैलेसीमिया बच्चों को 2-2 लाख रुपए देना शुरू किया, और उन्होंने जितना काम किया पूरे देश में उतना काम नहीं हुआ है। वाकई बिहार ने थैलेसीमिया के बच्चों और के अभी लिए आपको बहुत पता है कि काम अगस्त 2024 में बिहार सरकार ने डिसाइड किया है, जिन बच्चों का 100% बोन मैरो मैच होगा उसका पूरा का पूरा खर्चा बिहार सरकार उठा रही है। अभी 13 बच्चों को लेके अभी पिछले महीने हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी CMC बेलोर गए थे। उन बच्चों को अब उससे मुक्ति मिलेगी हर 15 दिन ब्लड चढ़ाने से। बहुत बड़ी बात है। उसी समय हम लोग लगातार जब जनता दरबार में जा रहे थे तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि हम लोग ब्लड डोनेशन करवाते हैं, करते हैं, और जब हम लोग को ज़रूरत होती है तो ब्लड नहीं मिल पाता है। तो आप एक छत की व्यवस्था करके दे दीजिए, 3000 स्क्वायर फीट का। आप यूट्यूब पे आप देख सकते हैं 2017, 18, 19 का वो वीडियो है, जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि हम लोग को 3000 स्क्वायर फीट जगह दीजिए। हम लोग एक ऐसा ब्लड बैंक बनाना चाहते हैं जिसका कोई कमर्शियल व्यू नहीं होगा, कोई कमर्शियल एक्सपेक्ट नहीं होगा, गैर व्यावसायिक तरीके से। तो बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि देखिए आप लोग जो काम कर रहे हैं करते रहिए, आप लोग ब्लड बैंक नहीं चला पाएंगे। साथ में जितने बड़े जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा कि सबसे चैलेंजेज है और आप नहीं कर पाएंगे आप लोग। हम लोगों ने सिर्फ सब कुछ कहा और माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि अगर ईश्वर इसमें माध्यम बनाएगा तो ईश्वर को चलाना, हम लोग तो माध्यम हम लोगों ने जब आखिरी दम तक बिहार सरकार ने मना कर दिया कि हम लोग कोई जगह नहीं देंगे, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, पूरी संस्था ने, वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार उस बीच बन चुका था 2009 में, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक ब्लड बैंक बनाएंगे। और ये कितने सालों में बनकर तैयार हो गया? हम लोगों ने 2019 में अक्टूबर में हम लोगों ने उसको ज़मीन को परचेज किया। हम लोग सामूहिक विवाह का कार्यक्रम कर रहे हैं 2010 से। हाँ, और उसमें भी आप 51 जोड़ियों की शादी कराते हैं। 51 जोड़ों की शादी। कितने साल हो गए उसका? ये 2010 से लगातार 2024 तक 586 बच्चियों की शादी का कार्यक्रम हुआ है, और पूरे शहर के सहयोग से ये कार्यक्रम होता है। और उसमें भी कई चैलेंजेज आए। लोग बोलते थे कि इसमें आधी शादियाँ गलत होती हैं, सिर्फ सामान लेने के लिए होती है। फिर हम लोगों ने डिसाइड एक ही चीज़ किया, पूरी संस्था ने, कि अगर आप आधी बोल रहे हैं तो आधी तो सही हो रही हैं। आधी तो सही हो रही है। अगर वो सामान के लेने के लिए ही करवा रहे हैं, कम से कम गरीब लोगों को मदद तो मिल पा रही है। हम लोग कई बार, चूंकि आप भी संघर्ष को जिया है आपने, आपको भी पता है कि कई इल्जाम आपके ऊपर लगा, लेकिन आप अडिग खड़ी। मैं उसी पर आ रही थी कि चुनौतियों का सामना तो बहुत करना पड़ा होगा, क्योंकि आपने 2 ऐसे विषय को चुना, एक तो गरीब बच्चों की शादी, दूसरा ब्लड। तो कितना विरोध और कितना सपोर्ट मिला? नहीं, देखिए उस जमाने में लोग 10% सपोर्ट करते थे, 90% विरोध करते थे। आपसे होगा क्या? आप लोग कर पाएंगे क्या? आप कहाँ से लाएंगे जोड़े? नेगेटिव स्टेटमेंट्स बहुत आते थे। ब्लड डोनर कहाँ से आएंगे? यहाँ कई प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधियों ने कहा था कि आप डोनर कहाँ से लाएंगे? बैंक को चलाने के लिए पैसा चाहिए, ब्लड बैंक को चलाने के लिए ब्लड डोनर चाहिए, और आप बिहार में डोनर कहाँ से लाएंगे? हम लोगों ने सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया। उनको बार बार कहा कि अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो ब्लड बैंक बनेगा, ईश्वर की इच्छा होगी तो सामूहिक विवाह होगा। सामूहिक विवाह से जुड़े कई घटना हैं, ब्लड बैंक से जुड़े कई घटनाएं हैं जो साबित करेंगे कि ईश्वरीय कृपा से ये सब काम हो पाए। तो 1-2 घटना के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि लोगों का विश्वास जुड़े कि नहीं, अच्छे काम का फल ईश्वर भी दे देते हैं। जैसे अगर कुछ आपके दिमाग में आता हो। देखिए, हम लोग सामूहिक विवाह का जब कार्यक्रम 2010 में हम लोगों ने शुरू किया था, तो कृष्ण मेमोरियल हॉल का जो बाहरी परिसर है, उस परिसर में हम लोग टेंट लगाते हैं। तो जो टेंट वाला व्यक्ति है, उस टेंट वाले व्यक्ति ने कहा कि भैया ये सीजन है, आप वाटर प्रूफ पंडाल बनाएं। तो हम लोग कहें कि भाई वाटर प्रूफ पंडाल बनाने का हमारे पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है। हाँ, बजट नहीं है, आप सिंपल पंडाल बनाएं,
तो बोला कि बरसात होगा, तो बोला जिसका कार्यक्रम होगा वो अपना समझेंगे, माँ भगवती का कार्यक्रम है, माँ समझेंगे। संजोग से उसके आगे, कार्यक्रम के आगे पीछे बरसात होती थी, लेकिन कार्यक्रम के दिन नहीं होती थी। ये तो बहुत बड़ी ईश्वरीय कृपा है। एक साल ऐसा हो गया कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में उन्होंने वाटर प्रूफ पंडाल एक दिन पहले बनाया था। हमारे टेंट वाले ने कहा कि मुकेश जी, कार्यक्रम समाप्त हो गया है, कल सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है, आप इसका 75,000 रुपये दें, नहीं तो मैं वाटर प्रूफ पंडाल खोल दूंगा। अच्छा। हम लोगों ने कहा खोल दीजिए, जिनका कार्यक्रम है वो अपना समझेंगे। और उस व्यक्ति ने रात भर प्रयास किया, उसको लेबर नहीं मिला खोलने के लिए। अच्छा। और उस दिन कार्यक्रम के दिन भयानक बरसात हुआ। अच्छा। मतलब उसके लिए तो आसान चीजें थी, व्यवस्थित करके पंडाल खुल जाता था, लेकिन ईश्वरीय शक्ति के बल पे उसको कोई लेबर ही नहीं मिला वो पंडाल खोलने वाला। मतलब कहते हैं कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो भगवान खुद खड़े होकर उस काम को पूरा कराते हैं। देखिए, अगर आप किसी काम को उनके माध्यम उनको सुपुर्द कर देते हैं तो रिजल्ट ऐसा ही आएगा आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे काम में हूँ कि लोग सपोर्ट करते हैं। लोग क्या सपोर्ट करते हैं, ऊपर वाला इतना सपोर्ट करता है कि लोग खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं और वो इंसान को खड़ा कर देता है, तो ये बड़ी अच्छी बात। अच्छा मुकेश जी, ये तो काम की बातें हुई, कुछ पर्सनल बात आपसे करेंगे। आपको नॉर्मली आप इतना काम करते हैं, थकते नहीं आप? देखिए, ये आपकी बात से सहमत हैं और मुझे पता है कि मैं बिल्कुल थकता हूँ, लेकिन कोई एक शक्ति है जो लगातार ऊर्जावान बनाए रखती है। मतलब कि ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि जितना ईश्वर मुझसे काम करवाता है वो एक आम आदमी के बस का नहीं है। और जो एक चीज़ मैंने आपकी खासियत देखी है, जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ, कि मैंने आपको जितनी बार भी फ़ोन किया या कोई भी व्यक्ति जब आपको फ़ोन करता है, आप एक बार में फ़ोन उठाते हैं और बहुत कूलली, बहुत पेशेंटली आप उनसे बात करते हैं, उनकी परेशानी को सुनते हैं। तो ये शक्ति आपको कहाँ परिवार से मिलती है या ऊपर वाले का एक कुछ अलग से आपको स्पेशल आशीर्वाद मिला हुआ है? देखिए, शुरुआती दौर में और लोगों की तरफ मुझे भी गुस्सा आता था। मेरी वाइफ है प्रीति, उस एक बार कभी झुंझलाहट में कभी किसी को जवाब दे दिया मैंने, तो उसने कहा कि कोई व्यक्ति अगर आपको किसी मजबूरी में अगर आपको फ़ोन कर रहा है जी, तो आप अगर अच्छे से नहीं बात करेंगे तो उसका दुख और बढ़ जाएगा। उसका दुख बढ़ जाएगा। तो या तो आप सेवा मत कीजिए। हाँ। अगर सेवा कर रहे हैं तो कम से कम, अगर वो उसके काम में अगर मदद नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम मुझसे प्रेम से बात कर लीजिए। बहुत बड़ी बात। तो वो एक सीख थी जिसके बल पे फिर मैंने आज भी कम से कम लोग ये जानते हैं कि एक तो मेरा मोबाइल पे अगर कोई कॉल आता है, कॉल वेटिंग में रहा है, तो अगर कॉल बैक भी करते हैं, कॉल बैक आना ही आना है। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, ये तो मैं बोलती हूँ। अगर कोई बड़ी उम्मीद से अगर फोन कर रहा है और अगर आप उसकी उम्मीद पे खड़े नहीं उतरेंगे तो फिर ईश्वर आपसे जो सेवा करवा रहा है वो बंद और वो ले लेंगे आपसे काम। उनको लगेगा कि भाई ये व्यक्ति कर नहीं पा रहा है। सही बात आपने कहा। तो मतलब आप ये मानते हैं कि पत्नी और बच्चों का या माँ बाप का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, बहुत सहयोग होता है किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने में? 200% 2000%। अगर परिवार के बिना सपोर्ट के आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। हमारे बच्चों को पढ़ाने में मुझे मतलब व्यक्तिगत रूप से मैंने कोई समय नहीं दिया। बिटिया फर्स्ट अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई, बिना किसी पैरवी के, ना पटना में कॉन्वेंट में और ना सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता में, बिना किसी पैरवी के उसका एडमिशन हो गया। मतलब बच्चे भी समझते हैं कि माँ मतलब फादर अगर बिजी हैं तो मुझे मेरी जिम्मेदारी निभानी है। उनको लगता है कि भाई अगर कहीं जा रहे हैं और पिताजी को इतना सम्मान मिल रहा है तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उस सम्मान को कैसे मेंटेन करके रखें। सही तो बच्चों को समय से पहले इस चीज़ का ज्ञान हो गया, ये मेरे लिए गर्व का बात है। माता पिता को कैसा लगता है? आपको इतना लोग प्यार करते हैं, आपसे इतना लोग जुड़ते हैं, तो माता पिता को कैसा लगता है? अब तो शायद आपकी माता जी नहीं, देखिए माता जी भी नहीं है, पिताजी का भी देहांत हो गया है। मतलब आज सब कुछ है लेकिन माता पिता नहीं है। नहीं, और ये बहुत बड़ी कमी होती है जो आप भर नहीं सकते। लेकिन जब तक वो थे, कैसा गर्व करते थे आप पर? आप एक चीज़ बताइए कि अगर आपको आपके काम की वजह से आपके माता पिता की पहचान अगर बनती है तो किस माता पिता को गर्व नहीं होगा? सही बात। और आपने काम भी ऐसा ही किया है। सामाजिक काम करना सबके बस की बात नहीं होती है, जो मैंने भी महसूस किया। बहुत टफ काम है ये। हर काम को कर सकते हैं आप, लेकिन ये काम ना एक जिम्मेदारी की होती है जिसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। तो मुकेश जी, नॉर्मली जब आप फ्री होते हैं तो आपकी पसंद, आपको
क्या पसंद है, आपकी पर्सनल पसंद क्या है? देखिए अभी क्या स्थिति हो गई है अमृता जी की जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ गई हैं। जी 30 ब्लड बैंक के बीच में माँ ब्लड सेंटर खड़ा, जी, लगातार उसके रोटेशन को बनाए रखने के Maintain लिए करना। ये देश का पहला ब्लड बैंक है माँ ब्लड सेंटर। जी। इंडिया का सबसे बड़ा ब्लड बैंक है जिसका गूगल रिव्यू 1100 से ऊपर है। किसी ब्लड बैंक का इंडिया में आपको गूगल रिव्यू 1100 से ऊपर नहीं मिलेगा। कितने ब्लड डोनेशन अभी तक हो गए होंगे? यहाँ पे 11,500 के आसपास डोनेशन हो गया और कितने दिनों? 900 आज 29 दिनों के बाद हम लोग 1000 दिन पूरा करने वाले हैं आज। बहुत बढ़िया। और ये जो लोग बता रहे थे कि 2 महीने 4 महीने में इनको जो शुरू किए हैं उनको आटा दाल का भाव मालूम हाँ, हो जाएगा। ये हर काम को शुरू करने में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं कि बस 1-2 महीने में ये समझ उनका जाए। रहना भी जरूरी है, सही बात। वो भी कहीं ना कहीं प्रेरणा देते हैं। Motivation होते हैं वो। हाँ, उस तरह के लोग बिल्कुल रहने जी। चाहिए जो आपके हर काम को क्रिटिसाइज करें आप, और उसके माध्यम से जो ऊर्जा मिलती है वो और ज़्यादा एग्रेसिवली काम करने को प्रेरणा देती है। तो आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? पिक्चर देखते हैं? देखिए अभी जब शौक था उस समय पैसा नहीं था, आज पैसा है तो शौक नहीं है। ये भी अब जो शौक हम लोग पूरा करना चाहते हैं, हम लोग बच्चों के शौक को पूरा करके खुश होते हैं। खुश हो। बच्चे जिसमें खुश हैं उसमें हम लोग की खुशी है। तो पत्नी कुछ डिमांड नहीं करती हैं आपसे? अब समझ गई हैं, समझ वो भी गई हैं कि और बहुत व्यस्त रहती वो भी संजोग से मैंने ईश्वर से कहा था कि कम से कम वैसी पत्नी मिले जो हमारे अनुकूल काम कर सके, कि मान लीजिए जो मेरे पॉकेट के हिसाब से चल पाए, और संजोग से वो उसमें। और ये आपको आगे बढ़ाने में शायद इसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले फिर किया आपको पता है कि उसके बिना तो कोई काम कर ही नहीं सकता है व्यक्ति। सही बात। आज मान लीजिए आपके 28 व्यक्ति आपके यहाँ काम कर रहे हैं, ब्लड बैंक बिजनेस हाउस में काम कर रहे हैं, और इसके अलावा आपके पास और भी सामाजिक जिम्मेदारी है। उसके बीच में घर की तरफ से मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। समय बदल गया है, बहुत परिस्थितियां भी बदली हैं, सामाजिक परिस्थिति भी बदली है। तो ब्लड डोनेशन जैसा बहुत ही सेंसिटिव इशू है ये, लोग क्या कभी धर्म, जाति या समुदाय इस पूरे ब्लड डोनेशन के पीछे आता है, या कभी लोगों की तरफ से आपको ऐसे चैलेंजेस भी आते हैं? देखिए और लोगों के लिए क्या हुआ, लेकिन मैं और हमारी टीम और वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार और माँ ब्लड सेंटर परिवार के लिए ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। और जगह आता है। मुझे याद है एक घटना बताता हूँ कि एक बच्ची थी, वो बीमार थी, मुस्लिम समुदाय से थी, और उस समय मैंने, और आज आपके माध्यम से हम लोग अंजलि जी, आरजे अंजलि जी का धन्यवाद अदा करते हैं कि वो नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत थी, और उस बच्ची के लिए ओ नेगेटिव ब्लड के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि कहीं नहीं मिल रहा पटना में, उस समय ब्लड बैंक नहीं था, माँ ब्लड सेंटर, और उन्होंने अपने पेज पे लगाया, उनके फॉलोअर ज़्यादा थे, और उसमें एक सुनील नाम के व्यक्ति जो मौर्या होटल मौर्या में आके रुके हुए थे, अपने बिजनेस के काम से आए थे, उन्होंने जाके पीएमसी ब्लड डोनेशन किया था। मतलब इंसानियत अभी भी जिंदा है। उस जमाने में उन्होंने दिया था, और खून का कलर लाल होता है, किसी समुदाय का हो, किसी धर्म का हो। इस बात को आज माँ ब्लड सेंटर में 11,500 से ज़्यादा लोगों ने ब्लड डोनेशन किया है। और बिना किसी उसमें कास्ट हर लोगों को का ब्लड है उसमें। तो कोई ऐसा अगर कोई बोलता है कि किसी के धर्म में अगर लिखा है कि उनको ब्लड डोनेशन नहीं करना है, लेकिन माँ ब्लड सेंटर के डेटा को आप चेक करेंगे तो उसमें हर समुदाय के लोगों का उतना ही योगदान है जितना बाकी लोगों का योगदान है। तो क्या ये जो कॉन्सेप्ट है कि धर्म में लिखा है कि ब्लड डोनेशन नहीं करना है, ये तो मुझे समझ नहीं आता। ये कई लोग इसकी दुहाई देते हैं, लेकिन मुझे तो आज तक नहीं पता चला। आपको बताया कि पिछले साल पटना में आलिशा परवीन नाम की बच्ची भर्ती थी एम्स में, और यहाँ पटना में डिटेक्ट नहीं हो रहा था। बॉम्बे ब्लड ग्रुप, आप लोग भी गूगल में जाके बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में जाने। माँ ब्लड सेंटर बिहार का पहला चैरिटेबल ब्लड बैंक था। उस आलिशा परवीन जो कि औरंगाबाद से आई हुई थी, उस बच्ची को ब्लड की ज़रूरत थी, और वो ब्लड बॉम्बे से आया था। उसके 140 करोड़ की इस जनसंख्या में 400 डोनर हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड किया। उस ग्रुप का ब्लड उसी पेशेंट को चढ़ेगा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप का ही ब्लड चढ़ेगा, तो वो पेशेंट सर्वाइव करेगा। तो वो भी उनके समुदाय से नहीं थे, किसी दूसरे समुदाय दूसरे धर्म से के लोगों का ब्लड माँ ब्लड सेंटर के माध्यम से उसके शरीर में गया था, आलिशा परवीन को, और उसकी ज़िंदगी बची थी। तो इंसानियत के नाते
हम लोग को इस बात का जरूर जाति ध्यान और रखना धर्म चाहिए। से ऊपर उठकर के ब्लड काम डोनेट करना चाहिए। चाहिए। और मुझे लगता है कि ब्लड फॉर्मेशन हो जाता है 3 महीने में, तो ऐसी कोई बात भी नहीं है कि आपके शरीर से खून कम हो जाता है नहीं, या कुछ ऐसी देखिए हम लोग बातें हैं। कई मरतबा हम लोगों ने कहा है कि आपके शरीर में खून बनाने की एक मशीन है जिसको हम लोग बोन मैरो बोलते हैं। आप एक चीज़ सोच के देखिए कि अगर हम लोग किसी लोहे के सामान को यूज नहीं करते हैं तो उसमें जंग लग जाती है। तो अगर बोन मैरो को काम करने का मौका नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक जंग लग जाएगी उसमें। ऐसे भी जो हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं वो बताते हैं कि आपके यहाँ 42 दिन 45 दिन के अंदर आपका खून खुद ब खुद चेंज होता है। तो आप उस जो बर्बाद होता है, जो बाहर आ जाता है दूसरे रास्ते से, उसको बचाने के लिए कम से कम ब्लड डोनेट करते रहिए। और आपको पता है कि अगर आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो आपके 5 टेस्ट होते हैं, हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस, मलेरिया, HIV। 971 दिनों के सफ़र में 700 से ज़्यादा वैसे लोग चिन्हित हुए हैं माँ ब्लड सेंटर में जिनको समय से पहले हेपेटाइटिस बी और सी का पता चला है। हेपेटाइटिस बी और सी का पता जब चलता है तो पेशेंट के पास समय नहीं रहता है बचने का, और अगर आप ब्लड डोनेशन करते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी का समय से पहले पता चल जाता है तो आप न खुद अपना इलाज करवा के ठीक हो सकते हैं, बल्कि उस ब्लड को किसी दूसरे के में ट्रांसफर होने से बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। तो आप ब्लड डोनेशन न सिर्फ दूसरे के जिंदगी देता है, आपके खुद के लिए, आपके परिवार के लिए भी। अच्छा मुकेश जी, एक सवाल जो आता है कि शादी जो होती है तो क्या समय आ गया है जब शादी से पहले कुंडली मिलाने से पहले लड़का और लड़की का ब्लड का टेस्ट हो जाना चाहिए? देखिए, आपके माध्यम से बता देना चाहेंगे कि हम लोग पिछले कई सालों से थैलीसीमिया पे सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों को पता चला कि थैलीसीमिया माइनर कई बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जैकी श्रॉफ जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, पंकज उधास जी जो अब नहीं हैं, ये लोग थैलीसीमिया माइनर हैं। और थैलीसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है। वो लोग खुशकिस्मत थे कि उनके पार्टनर थैलीसीमिया माइनर नहीं है। अगर 2 थैलीसीमिया माइनर की शादी को अगर हम लोग रोक पाएंगे तो वैसे बच्चों का जन्म नहीं होगा जिनको जीने के लिए हर 15 दिन में ब्लड की जरूरत हो। तो मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि शादी से पहले कुंडली मिले ना मिले, ब्लड का चेकअप जरूर हो जाना चाहिए। अभी भी चूंकि संकुचित विचार के लोग हैं और अभी कुंडली मिलान को ही प्राथमिकता देते हैं, लेकिन मेडिकली डॉक्टर का कहना है कि शादी से पहले अगर आप HbA2 टेस्ट, थैलीसीमिया माइनर का टेस्ट अगर करवा लेंगे तो आने वाले कष्ट से आप बच सकते हैं। वैसे बच्चों का घर में जन्म नहीं होगा। और आपके माध्यम से हम लोग जितने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनसे आग्रह करेंगे कि हम लोग नॉन टेक्निकल लोग हैं, हमारे पास कोई डिग्री नहीं, हम लोग मेडिकल से नहीं जुड़े हुए हैं। आप लोगों से आग्रह है कि कोई भी गर्भवती महिला आती है तो उसका टेस्ट जरूर करें कि वो गर्भवती महिला अगर थैलीसीमिया माइनर है तुरंत उसके पति को बुला के चेक करें। अगर वो भी थैलीसीमिया माइनर है तो गर्भ में पल रहे बच्चे को टेस्ट करवा के 12 हफ्ते के अंदर उस बच्चे को आप हटा सकते हैं। अगर वो थैलीसीमिया मेजर है जो अपने लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए दुखदाई साबित होगा तो सर कानूनन आप उस बच्चे को हटा सकते हैं। अच्छा, कानूनन ये अलाउड है? 12 हफ्ते तक हटा सकते हैं। तो आप गायनी डॉक्टर के यहाँ अगर वो लोग बहुत सा टेस्ट करवाते हैं, उसके साथ अगर वो चेक कर लें कि गर्भवती महिला का थैलीसीमिया माइनर है तो तुरंत उसके पति को बुला के चेक कर लें। अगर वो भी थैलीसीमिया माइनर है तो गर्भ में पल रहे बच्चे का एक टेस्ट होता है जिसके जरिए पता चलेगा कि वो बच्चा कहीं ऐसा थैलीसीमिया मेजर या वैसा बच्चा नहीं है। तो क्या ये जरूरी है कि अगर माँ बाप माइनर है तो बच्चे माइनर ही होंगे? नहीं, उसमें 50% से ज़्यादा संभावना वैसे बच्चे पैदा होने की हैं और 20-25% थैलीसीमिया माइनर के बच्चे पैदा होने की हैं और 20 से 25% थैलीसीमिया रहित बच्चे, मतलब बिल्कुल ठीक बच्चे, नॉर्मल बच्चे पैदा होने की संभावना है। अच्छा मुकेश जी, एक और सवाल है आपसे कि आप इतना काम कर रहे हैं, आपने गरीब बच्चों की शादी करवाते हैं, ब्लड पे काम करते हैं और भी कई काम आपके माँ ब्लड बैंक के माध्यम से मुझे लगता है कि डेड बॉडी के लिए एम्बुलेंस वगैरह हर तरह की सुविधा आप लोग उपलब्ध कराते हैं। तो इसके अलावा ऐसे हमारे शहर में और किस चीज़ की ज़रूरत है जो अभी होना चाहिए आपको लगता है? देखिए भाभी, आपको क्लियर कट बता दें कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, हम लोग करते हैं। बिल्कुल, हम शब्द है और पूरी टीम है। माँ वैष्णो देवी से अकेले तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता, कुछ कभी संभव ही नहीं है। हम लोग एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि एक कदम आप बढ़ाते हैं तो 100 लोग आपके साथ एक कदम बढ़ाकर आगे आते हैं। जब कई
प्रोजेक्ट पे आपको विरोधाभास का सामना करना पड़ता है, उसके बीच से अगर आप चुपचाप अगर शांति से निकल जाते हैं तो कारवां अपने आप बन जाता है। और मेरे जहन में एक ऐसा विषय है और आपके माध्यम से शेयर कर देते हैं कि भाई अगर आपके पास समय है, समाज सेवा करना चाहते हैं तो एक बार कैंसर हॉस्पिटल में जाके वैसे पीड़ित व्यक्ति से मिले जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अच्छा। 4th स्टेज के बाद के कैंसर पेशेंट के लिए अगर हम लोग सेवा कर पाएँ, उनको हंसाते हुए धरती पे से विदा करें, तो उससे ये एक प्रोजेक्ट है जो समाज से छूट रहा है, जिस पे हम लोग को सोचने की जरूरत है। क्योंकि उसके बाद हम माइंड सेट कर लेते कि अब तो ये मरने वाला है, और उसके बाद वो जितना दिन वो जिंदा है वो तकलीफ में ही रहता है कि अब तो हम मरने वाले हैं। तो उनके चेहरे पे हम स्माइल ला सकते हैं। दिक्कत कहाँ है कि कई ऐसे मतलब पीड़ित से मिलने का मौका मिलता है कैंसर हॉस्पिटल में जाने के दरमियान। आपको पता है कि बिहार का पहला ब्लड बैंक और देश का पहला ब्लड बैंक है। यहाँ ब्लड हम लोग डिस्कार्ड नहीं करते हैं, मतलब ब्लड 42 दिन के अंदर यूज आ जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको पता होगा कि अगर आपका ब्लड एक्सपायर हो गया तो आगे आप ब्लड डोनेशन नहीं करेंगे। हम लोग क्या है कि जितना भी ब्लड बचता, मतलब हमारे पास डेटा आता है कि भाई 12 दिन बचा हुआ एक्सपायरी का, तो हम लोग खुद कैंसर हॉस्पिटल में जाके वहाँ जो ज़रूरतमंद है उनको माँ ब्लड सेंटर तक ला के वो ब्लड उनको दे के उनकी ज़िंदगी बचाते हैं। उस दरमियान हम लोग को एहसास हुआ कि 4th स्टेज के बाद के कई कैंसर पेशेंट हैं जिनको उनके परिवार छोड़ के चले जाते हैं। उनको पता है उनके पास पैसा नहीं है इलाज का, उनको मालूम है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, और उनके आगे पीछे एक भी आदमी नहीं है। हम लोगों ने भी महावीर कैंसर हॉस्पिटल के धर्मशाला में जब भोजन की व्यवस्था करी थी, हालांकि बजट के अभाव में मुझे बंद करना पड़ा। मैंने बहुत कोशिश की कि 94 कमरों में भोजन पहुंच सके, और बड़ी अच्छी सेवा थी वो, लेकिन चूंकि लोगों का सहयोग नहीं मिल पाया इसलिए वो बंद हुआ। लेकिन उस दौरान मुझे महसूस हुआ कि उनके चेहरे पे जो स्माइल आती है उसका कोई जोड़ नहीं। और जो लोग थैंक्स कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि मैडम ये इससे बड़ा कुछ नहीं मदद हो सकता है, क्योंकि एक तो पैसे की परेशानी, तो PMCH में जब खाना जाता है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा था कि वो वहाँ चला जाता, लेकिन वो हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। तो आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि कैंसर के पेशेंट्स जो लास्ट स्टेज में होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करना बहुत, खासकर वैसे पेशेंट जिनको उनके परिवार ने छोड़ दिया और मजबूरी में छोड़ा, तो उनके पास नहीं है इसलिए छोड़ा है, कोई जानबूझ कर नहीं। वो लोग दुखित मन से छोड़ के गए हैं। उन बच्चों, उन रोगियों की सेवा अगर हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा काम होगा समाज के लिए। आपने जब इतनी चीज़ों का बीड़ा उठाया है तो ये भी ज़रूर सफल होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप भगवान के स्पेशल बच्चों में से एक हैं, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं ना वो लोगों को जीवन देने का काम है, और इससे बड़ा कुछ और हो ही नहीं सकता है। तो मैं मानती हूँ इस बात को कि आपको अलग से कुछ भगवान ने भेजा है, कोई मोटिव देकर भेजा है, जो आप भी फील करते हैं, क्योंकि इतना पेशेंस आ जाना, अपने आप आ जाना, आपकी उम्र भी इतनी नहीं है कि पेशेंस आ जाए, लेकिन आ गई है तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, और आप ये भी, आपका मकसद ज़रूर पूरा होगा, मुझे ऐसा लगता है। और मुकेश जी, इसके अलावा मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी, जब आप काम करते हैं तो बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है, बहुत तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहते हैं सामाजिक कार्यों में, तो उसको कैसे कवर अप करते हैं? देखिए, आपको बताया कि कहीं ना कहीं से ऊर्जा आते रहती है, और उस ऊर्जा से निपटने की जैसे आपको आदत हो गई वैसे मुझे भी आदत हो गई। अब उन सब चीज़ों को हम लोग एक इस तरह से, मतलब तो दुख नहीं होता कभी कि आपको पता है कि ये मेरा दोस्त है बट मेरे पीछे मेरी बुराई कर रहा है, तो दुख नहीं होता? सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी अगर आप खुद ब खुद लोग बता देंगे भाई आपके बारे में लोग ऐसे बोल रहे हैं। अब उन सब चीज़ों से हम लोग को ऊपर उठना होगा अगर आप सामाजिक काम कर रहे हैं। और आपके माध्यम से एक चीज़ और बता दें भाभी कि आजकल युवाओं में क्रेज है सेवा का जी। हम लोग सफल इसलिए रहे क्योंकि हम लोग का खुद का बिजनेस था और इसको शौकिया, हमारे पास इनकम थे, सोर्स था परिवार चलाने के लिए जी। और अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है अपने परिवार को चलाने के लिए तो न पत्नी का साथ मिलेगा, ना बच्चों का साथ मिलेगा, ना माता पिता का साथ और मिलेगा। उम्र गुजर जाएगी तो परेशानी अलग। जिस समय आपके पास समय होगा उस समय आपको लगेगा कि हम बिना मतलब का सेवा कर रहे थे और आज हमारे परिवार के लिए कुछ नहीं है। तो अगर आप इस फील्ड में आपका शौक है निश्चित रूप से आए, लेकिन अपने आप को एस्टेब्लिश कर लीजिए। आपके पॉकेट में पैसा होगा
तो आप चीज़ों को आसान तरीके से कर पाएंगे। तो आप 1 रुपए का चॉकलेट भी खरीद के दे सकते हैं, किसी से मांग कर देना कोई ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार मिल जाए। और मैं भी युवाओं से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये तरीका गलत है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया और अपने पीक उम्र में आप लोगों के पीछे भाग रहे हैं उनसे इंस्पायर्ड होकर। उनकी तरह बनना ज़रूरी है, बट उनकी तरह स्टैब्लिश होना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। जो आपके बहुत अच्छा मैसेज भी दे दिया आपने इसी बात में। और मैं आपसे कोई एक घटना बताइए जिसने आपके जीवन पे बहुत प्रभाव डाला है। 1991 की बात है, मैं नैनीताल में था और नैनीताल से हम बाजपुर एक जगह है, वहाँ मैं अपने स्कूटर से जा रहा था। एक गाड़ी थी और संजोग से उसमें अलका याग्निक जी थी, पता चला था उस बाद में पता चला कि वो जा रहे थे कार्यक्रम देने के लिए। तो उनको लगा कि एक आदमी स्कूटी, एक काला डूंगी चौराहा है नैनीताल के पास, अगर आप जानते होंगे तो, उस चौराहे पे छर्री गिरा हुआ था, जिसको बजरी बोलते हैं, उस पर गाड़ी स्लिप की और मैं नीचे खाई में चला गया। और उनका जो ड्राइवर था उन्होंने कहा कि एक लड़का फुल स्पीड में आ रहा था, वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। उन्होंने गाड़ी घुमाई और गाड़ी घुमा के मुझे नीचे से निकाला और मुझे उन्होंने हॉस्पिटलाइज किया। मतलब बताइए तो, कि जीवन बचाने वाला भी कौन होता है और कहाँ से आता है। बताइए, आप उस रास्ते पे कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है और उस समय अगर आप नीचे चले गए हैं और कहाँ से उनका एक सेंस काम किया हाँ। और वो वापस लौट के फिर उन्होंने बचाया। तो ये मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं नया जीवन आपको उनके माध्यम से मिला। 200% मतलब उसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया। और वहीं से फिर आपने लोगों के लिए सोचा कि कोई अगर मदद करता है तो शायद किसी। उसके अलावा कई ऐसी घटनाएं हैं जो आपको गाहे बगाहे कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा करते रहती है, हिंट करती रहती है कि तुम्हें करना चाहिए। हर महीने विंध्याचल जाता हूँ। ये कैसे आपको? तो ये विंध्याचल में भी ये नदी में नहा रहा था और मैं जब गिरा तो वहाँ पे वो खंजर होता है नाव का, अच्छा, वो बिल्कुल उसके बगल में गिरा। कोई सब लोग दंग रह गए कि मैं उस पर गिर के भी कुछ नहीं हुआ और सिर्फ हाथ टूट के रह गया। अरे वाह, बहुत जोर, मतलब ज़्यादा लगा था। 2018 में एक घटना हुई कि मैं अपने रिलेटिव को दिखाने के लिए यहाँ के सबसे बड़े गैस्ट्रोलॉजिस्ट वीके अग्रवाल जी के यहाँ गया, डॉक्टर वीके अग्रवाल जी के यहाँ। और पेशेंट कोई और था। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप लेटें और डॉक्टर ने कहा कि आपको फटाफट आप ये टेस्ट कराएं। उन्होंने पता नहीं क्या ईश्वरीय कृपा है कि उन्होंने चेहरे पे भांप लिया कि इसको कोई प्रॉब्लम है। और मतलब एडवांस स्टेज में जाने से पहले उन्होंने लीवर का पता कर लिया। अच्छा। तो चीज़ें इस तरह से व्यवस्थित होती है कि आप कुछ करने जा रहे हैं, आप किसी और को लेके जा रहे हैं, रोगी कोई और है, आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो उस काला डूंगी चौराहे पे उनकी गाड़ी आ जाती है। मतलब कुछ न कुछ भगवान जो है वो व्यक्ति उसको रखता है धरती पे कि अगर आपको माध्यम बनाया है तो आपको समय मतलब आपको समय के साथ जीने वो हिंट भी देता रहता है। और ये सब घटनाएं जीवन को बदलने में काम 200% मतलब इसी चीज़ें करियर को एस्टेब्लिश करती हैं और एक हौसला देती है कि अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो कई गुना खुशियाँ आपको इस पर वापस लौटा रहा है आपके किसी न किसी रूप में। आप बताइए कि हम 2018 में 15 अगस्त के दिन वीके अग्रवाल सर के यहाँ गए, किसी दूसरे पेशेंट को लेके गए, हमारे साढ़ू को लेके गए, कन्हैया अग्रवाल जी को लेके गए और उन्होंने कहा कि आप लेटिए। ये भी उनको ऊपर वाले की तरफ से इंट्यूशन आया। अब एक चीज बताइए कि कोई चीजें कैसे हो सकती हैं? अगर आप किसी को बोलेंगे तो लोग हंसेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। सही बात है, लेकिन होता है कुछ तो मतलब अनएक्सपेक्टेड होता है और ये सब ऊपर वाले के हिसाब से ही चलता है क्योंकि हम सब माध्यम हैं उसी के हिसाब से। हमारी मर्जी से तो कुछ वैसे भी नहीं चलता। बिल्कुल नहीं। आप अगर एक कदम भी चल रहे हैं तो उनके बगैर नहीं चल रहा। अच्छा मुकेश जी, बहुत गंभीर बातें तो बहुत हुई। मैं आपके साथ एक रैपिड फायर करूंगी। मैं 5 ऐसे शब्द दूंगी आपको जिसके बारे में आपकी जो सोच हो, जो पहला शब्द आपके दिमाग में आए वो आप बताइएगा और आपको जो भी लगे, मतलब इसमें बहुत सोचना नहीं है, जो फर्स्ट बात आपके दिमाग में आएगी आप वही कहिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी खुशी। आपके लिए खुशी के क्या मायने हैं? बहुत गंभीर सवाल है। परिवार खुश है तो हम लोग सब खुश हैं। खुश है, परिवार की खुशी बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा, मौत, बहुत करीब से आप मौत को देखते हैं इसलिए मैंने पूछा, कई बार आपने फील भी किया है, तो मौत के बारे में आप क्या सोचते हैं? मौत से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। बिल्कुल, वो एक सच है जो बिल्कुल सच है और बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। संघर्ष, अगर आप संघर्ष करते हैं तो आप जो चीज़ चाहेंगे वो मिलेगा।
मिलेगा, मतलब आपको संघर्ष करना करते रहना चाहिए। अच्छा, आपको, आपके लिए माता पिता का क्या रोल रहता है? अगर माता पिता नहीं है तो ज़िंदगी में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, सही बात। बच्चे कितना मायने रखते हैं? आप एक इंसान के सक्सेस में बच्चों का क्या रोल होता है? अच्छे बच्चे आपके हर कदम को और मजबूती से बढ़ाने में योगदान देते हैं। और बुरे बच्चे? बुरे बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो सुधर जाए। सुधर जाए। सही। चलिए, बहुत अच्छा, आपने जवाब बहुत बढ़िया दिया। और इसके साथ ही हम चाहेंगे कि आप एक मैसेज जरूर दें सोसाइटी को, एक ऐसा मैसेज जो युवाओं को भी असर करे। और जो काम आप करते हैं, ब्लड एक ऐसा दान है जिसको कि रोका नहीं जा सकता है और जिसके रुकने से दुनिया रुक जाएगी। तो आप ज़रूर एक मैसेज दीजिए आने वाली पीढ़ी को, हमारी पीढ़ी को, कि किस तरीके से वो समाज के लिए काम आ सकते हैं। और ऐसे चीज़ जिसमें पैसा नहीं लगना है, जो आप काम कर रहे हैं उसमें पैसा नहीं लगना है, तो आप ज़रूर एक मैसेज दीजिए नई पीढ़ी को। देखिए, व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नहीं होता। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी है जी। उस कमी का को दूर करने का उपाय किसी दूसरे व्यक्ति के पास है। दूसरे व्यक्ति की कमी को दूर करने का उपाय तीसरे व्यक्ति के पास है। बिल्कुल, ये एक चेन है, एक तरह ये से देखा है। जाए तो जी। अगर हम लोग सब लोग मिल जाएं और एक दूसरे की कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे तो और कर देंगे तो ये समाज बहुत खूबसूरत हो जाएगा। बहुत खूबसूरत हो जाएगा। एक सवाल है जो बहुत कॉमन सवाल है और हर कोई जानना चाहता है मुकेश जी, कि ब्लड डोनेशन जो होता है ये करना सबको चाहिए, ये सबको पता है, बट एक्चुअली में लोग ये जानना चाहते हैं कि आज के समय में हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति को शुगर की प्रॉब्लम है, तो क्या शुगर के पेशेंट ब्लड दे सकते हैं, या कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिससे अगर हम ग्रसित हों तो हम ब्लड नहीं दे सकते? देखिए, शुगर के पेशेंट अगर इंसुलिन नहीं चल रहा है तो बिल्कुल ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। ओके, इंसुलिन नहीं चल रहा? बिल्कुल इंसुलिन नहीं चल रहा है, टैबलेट पे हैं, शुगर नॉर्मल है, तो हमारे डॉक्टर बताते हैं, जो हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, जो पैथोलॉजी में एमडी किए हैं, उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो शुगर नॉर्मल है, इंसुलिन नहीं चल रहा, तो वो ब्लड डोनेशन कर सकता। हाल के दिनों में कुछ आपके मैसेज से एक मैसेज है जो अभी तक बाजार में सर्कुलेट नहीं हुआ है और लोगों को इसका पता नहीं है। कई लोग आपको बोलेंगे कि भाई हेमोग्लोबिन मेरा 100 से ऊपर है, बहुत खुश होते हैं। तो बहुत खुश नहीं हो, वो भी एक तरह की बीमारी है। अधिक हेमोग्लोबिन होना, अधिक लिमिट से अधिक। अगर 17 ग्राम 18 ग्राम हेमोग्लोबिन है, 12.5 ग्राम से ऊपर हेमोग्लोबिन है, तो आप ब्लड डोनेशन करते हैं। अगर आपका हेमोग्लोबिन 17 या 18 ग्राम से ऊपर है तो आप किसी हेमेटोलॉजिस्ट से मिलके आपको 1 यूनिट ब्लड डिस्कार्ड करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं डोनेशन करके उसको डिस्कार्ड सरकारी स्तर पर जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से पूरा करना पड़ेगा। आप ज़्यादा खुश नहीं हो, क्योंकि ये गंभीर बीमारी का संकेत है। अच्छा, ये तो बहुत ही काम की जानकारी आपने दी है कि ये लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ज़्यादा हो जाए तो भी बहुत खुश नहीं होना है और ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो कई और कोई खास बीमारी वाले जो हैं उनका कोई रोक टोक है जो नहीं? देखिए, अगर मान लीजिए अगर किसी को कैंसर है तो वो तो ब्लड नहीं डोनेट। देखिए, कैंसर में तो आई डोनेशन भी नहीं होगा, शरीर का पार्ट भी कोई डोनेशन नहीं होगा। और आई डोनेशन के बारे में आपने बात की, तो आई डोनेशन में बता दें कि बचपन में हम लोग रहते थे तो हम लोग को पता था कि अगर नेत्रदान कर रहे हैं तो आपके आँख का पूरा आँख निकाल के हम लोग को जो कंचा खेलते हैं वो लगाते हैं। ये गलतफहमी थी। हाल अभी तक हम लोगों ने, और आपके माध्यम से हम लोग उस समय के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का आभार प्रकट करते हैं कि वो सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में आए थे। उस समय नेत्रहीन दिवाकर शर्मा वगैरह आए हुए थे और वो सिंगिंग कर रहे थे, तो मांझी जी ने कहा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हम लोगों ने इनके लिए क्या ज़रूरत है, तो हम लोगों ने कहा था यहाँ आई बैंक नहीं है, तो पहला आई बैंक IGMS में बना था 2014 में। तो आप लोग ध्यान रखिए कि ये जो काली वाली झिल्ली है, इसके ऊपर में एक छोटी सी परत है जिसको क्रोनिया बोलते हैं, उसका वो 10 से 15 मिनट का प्रोसेस है। आँख को कोई डैमेज नहीं है, शरीर को कोई डैमेज नहीं है, और सिर्फ क्रोनिया निकालते हैं और उससे 2 से 3 लोगों की जिंदगी में रोशनी आ जाती है। नहीं, बिल्कुल। तो इस दिवाली के मौके पे आप लोग इसको आई डोनेशन और ब्लड डोनेशन संकल्प लें कि आई डोनेशन करें। और अगर आप ब्लड डोनेशन से डरते हैं तो बिल्कुल मत कीजिए ब्लड डोनेशन, लेकिन कोई आपके आसपास कोई ब्लड डोनेशन कैंप है उसका हिस्सा बनिए,
जब हंसते हुए लोग ब्लड डोनेट करेंगे और कई बार ब्लड डोनेट करेंगे तो निश्चित रूप से आपके दिल में भी जगह बनेगी ब्लड डोनेशन करने की। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अच्छा, ये जो आई डोनेशन होता है तो इसका कुछ प्रोसेस होता है, कुछ प्रोसेस करना पड़ता है? देखिए, अभी हम लोग दधीची देहदान समिति के माध्यम से हम लोगों ने बिहार सरकार से जितनी चीज़ मांगी है और चीज़ें प्रोसेस में है, उसके जरिए पटना में भी 3 आई बैंक हैं, IGMS आई बैंक है, NMCH आई बैंक है, PMCH आई बैंक है। आप लोग इनके माध्यम से कहीं भी जाकर किसी भी 5 घंटे के अंदर, मौत के 5 घंटे के अंदर आप आई डोनेशन करते हैं तो आपके शरीर का जो व्यक्ति गया है उसके शरीर का कोई नुकसान नहीं है और सफ़ेद झिल्ली जो है ऊपर वाली, उसके जरिए कई लोगों को रोशनी मिलेगी। श्रीलंका वर्ल्ड का एकमात्र देश है जहां क्रोनिया की वजह से ब्लाइंडनेस नहीं है। बताइए, तो कम से कम इस तरह के आई डोनेशन, इतना कॉर्निया डोनेशन होता है हाँ, वो वर्ल्ड का एकमात्र देश है जो दूसरे देश को क्रोनिया देता है डोनेशन में। तो हम लोग को आज के दिन संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग को भारत को एक ऐसा हम दीपावली पर तोहफा देते हैं तो हम क्यों नहीं इस चीज का तोहफा भी दे सकते। और जितनी भ्रांतियां हैं उससे ऊपर उठ के अगर आप आई डोनेशन करते हैं तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा योगदान समाज को होगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर ईश्वर ने कितनी हजार योनियों के बीच में अगर आपको आदमी के मनुष्य के रूप में धरती पे भेजा है तो आपकी सार्थकता तभी तक है जब आप दूसरे प्राणी के लिए कुछ करते हैं, और नहीं तो जीने का आपको कोई हक नहीं है। बहुत बड़ी बात आपने कही है और इसी बात के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने अपने कीमती समय में से इतना टाइम निकाला और इतनी अच्छी बातें करी मेरे पॉडकास्ट में और दिल से आपने बात करी है। कोई भी ऐसी बात आज नहीं हुई है जो दिल से जुड़ी ना हो। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि लोग इस पॉडकास्ट को सुनेंगे और इस पॉडकास्ट के माध्यम से वाकई में मुकेश जी के दिल से निकलकर बातें आपके दिल तक पहुँचेंगी। तो थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का इस पॉडकास्ट को ज़रूर सुनिएगा और मुकेश जी का विशेष रूप से आभार है जिन्होंने अपने कीमती समय में से ये समय निकाला। आपसे आग्रह है इस पॉडकास्ट में या अमृता जी के पॉडकास्ट में कोई भी सवाल हो आप इनसे पूछिए। हम लोग जो डॉक्टर हैं, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, उनके माध्यम से आपके ब्लड डोनेशन, आई डोनेशन, बॉडी डोनेशन से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे उसका एक अच्छे डॉक्टर के माध्यम से उसका जवाब उन डॉक्टर के माध्यम से आपको देने का प्रयास करेंगे। और मैं एक पॉडकास्ट में वो स्पेशली वो करवा दूंगी कि लोगों को सही जानकारी मिल सके। डॉक्टर बेहिचक सवाल पूछिए इनके पॉडकास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मुकेश जी आने के लिए। थैंक यू सो मच।